नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज के प्लेटफॉर्म पर मुद्दा गर्म है में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। नाराज बेरोजगार, नाराज किसान, कौन जीतेगा यूपी का मैदान? आज मुद्दा गर्म में विषय यही है, कौन जीतेगा यूपी का मैदान। जबकि एक तरफ बेरोजगार नौजवान हैं, दूसरी तरफ किसान नाराज हैं। नौजवानों में जो बेचैनी है बेरोजगारी को लेकर, अपनी रोजगार की जो चिंता है उसको लेकर, और किसानों में जो दिक्कतें हैं, जिन्होंने आंदोलन किया साल भर से ज्यादा, जिनको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, इन सारी स्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में बेरोजगार कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, किसान कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, और राजनीति की दशा दिशा किस तरीके से इन नौजवानों को एड्रेस कर रही है, इन किसानों को एड्रेस कर रही है, उनके लिए क्या उम्मीदें बची हैं, इन तमाम सवालों को लेकर आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और हम सबसे आपको रूबरू कराते हैं। हम स्वागत करते हैं चौधरी सवित मलिक जी का। किसान नेता हैं, टेलीविजन में लगातार आपने दमदार तरीके से प्रतिकूल स्थितियों में, जबकि किसानों पर हमले हो रहे थे और उन तमाम गोदी मीडिया के बीच भी बैठकर आपने झंडा बुलंद किया, किसानों की आवाज को बुलंद किया। हम स्वागत करते हैं राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप इन्हें सत्ता के खिलाफ एक मुखर आवाज के तौर पर पहचानते हैं, जानते हैं। हर दिन ये अपने तर्कों के सामने अपने विरोधियों को, अपने प्रतिपक्ष को नेस्तनाबूद करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र दुबे सर। सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रोज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं जो इसी स्पेशल कवरेज न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपने और शिव कुमार मिश्रा जी ने चला रखा है। हमारे साथ शिव कुमार मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। आप पहचान रहे हैं, यही वो शख्स हैं जिन्होंने आपका झंडा, आप बेरोजगारों का झंडा बुलंद किया हुआ है। और ये जिस तरीके से इन्होंने बुलंद किया, इससे पहले ये कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन आंदोलन तो राजनीतिक दल किया करते थे और आंदोलन की आवाज जो है सड़कों पर गूंजा करती थी। लेकिन एक ऐसे दौर में जो पैंडेमिक का दौर था, जनता की आवाज पहुंचे तो कैसे पहुंचे। राजनीतिक दल अपने घरों में छिपे बैठे थे, नेता अपने घरों में छिपे बैठे थे, लेकिन शिव कुमार मिश्रा जी ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों बेरोजगारों को जोड़ा है, 40 से ज्यादा संगठनों को जोड़ा है जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और उनकी आवाज को इतना बुलंद कर दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की जो दमदार पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्रों में इस मुद्दे को शामिल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद शिव कुमार मिश्रा जी, इस पैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी को लाया जाए स्क्रीन पर। विक्रम सिंह जी जो कि अनुदेशक का नेतृत्व करते हैं, अनुदेशक संघ का उत्तर प्रदेश में, उसकी आवाज को, उनकी जो पीड़ा है आप लगातार सुनते रहे, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि आपने जो लगातार संघर्ष किया अनुदेशकों की आवाज को, आप यहाँ सिर्फ अनुदेशक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं विक्रम सिंह जी, आप उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको हम यहाँ इस पैनल पर जगह नहीं दे पा रहे हैं। आप उन सब की आवाज हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी। शुरुआत आज हम शिव कुमार मिश्रा जी से ही करते हैं। शिव कुमार मिश्रा जी, आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इस मायने में है कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी ओर से हालांकि घोषणा तो हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की, लेकिन लगातार वो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संदेश दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि जो संघर्ष आपने किया है उनको घोषणा पत्र में जगह मिल चुकी है और जल्दी उसका समय समय पर ऐलान होता रहेगा। तो हम आपका इस रूप में स्वागत करते हैं और आपसे सीधा सवाल है कि आपके मन में ये क्यों आया, कैसे आया कि इन लोगों की, लाखों लोगों की आवाज आपको बननी चाहिए? शिव कुमार मिश्रा जी। आदरणीय प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि जब मैंने सुरेंद्र सर से बात की, सुरेंद्र सर और हम दोनों ही इस मुद्दे के चश्मदीद गवाह बने हैं, तो मैंने देखा कि पहले दिन जब सुरेंद्र सर से बात हुई तो मुझे लगा कि रोजगार पर बात करनी चाहिए। मैंने पहले दिन विक्रम सिंह जी और बीपीएड के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र पांडे जी को अपने साथ जोड़ा, इस मुहिम पर बात की, और उसके बाद जो हुआ प्रेम कुमार जी, उससे मेरा मन अंदर से रो पड़ा। देर रात 2:30 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे अनुदेशक और बीपीएड ऐसे रो रहे थे जैसे किसी को अपना कोई मिल गया हो, और वो अपनी मन की पीड़ा उनसे कह रहा हो कि मुझे मेरा रोजगार दिला दो, मुझे नियमित करा दो। मैं आपको कोई सुरेंद्र सर को पिता तुल्य कह रहा था, कोई मुझे बड़े भाई कह रहा था। मैंने डिबेट 25 अक्टूबर को शुरू की, और 25 अक्टूबर से ये जब कारवां चला तो 100 लोगों से बढ़ता बढ़ता इस प्रोग्राम के लाइव के लोग हो गए 7 से 8 हजार तक। 2000 आज भी परमानेंट मेरे प्रोग्राम में रहते हैं। आपके इस मुद्दा गर्म प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरा प्रोग्राम 2 घंटे का था। मैंने एक बात शुरू की, जब 25 अक्टूबर को मैंने ये शुरू किया तो 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने विक्रम सिंह और देवेंद्र पांडे दोनों को इसी प्रोग्राम के माध्यम से बुलाया और इनकी बात सुनी और शेयर की अपने ट्विटर पर, अपनी फेसबुक पर, कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं इनको नियमित करूंगा। बात आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा में आके पहली बार उन्हें घृणा थी अनुदेशक के नाम से, बीपीएड के नाम से, और उन्होंने विधानसभा में कहा कि अनुदेशक का हम ससम्मान वेतन बढ़ाएंगे। उन्होंने 2000 रुपया बढ़ाया। डिबेट का असर यह हुआ कि 26 दिसंबर को उन्हें अनुदेशक से संवाद करना पड़ा। मैं 30 सेकंड बस लूंगा आपसे। नहीं, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं, हस्तक्षेप करना चाहता हूं कि आपने जो आंदोलन चलाया उसका जो असर पड़ा, तो योगी सरकार भी जाते जाते भी विधानसभा में 7,000 को 9,000 और इस तरीके से वेतन बढ़ाने की घोषणा करने को विवश हुई। हालांकि योगी सरकार उस मर्म को नहीं समझ पाई कि जो 17,000 जो देना था उसके बजाय जो 9,000 से घटाकर 7,000 कर दिया गया था, वो उसको अगर 7 से बढ़ा के आप 9 कर भी देते हैं तो मिला क्या, आपने दिया क्या, और क्यों नहीं वो 17,000 का मानदेय मिलना चाहिए, जबकि अदालत के आदेश भी आपके पास है। उसके बाद आपने कैसे बात बढ़ाई? जी आप सामने रखें। इसमें थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में ट्वीट किया है, और वो आज भी मौजूद है, कि अनुदेशकों का वेतनमान अब 17,000 होगा। और उसके बाद आज 2022 आ गई, अनुदेशक का वेतनमान 2013 में भी वेतन 7,000 था और 2021 में भी 7,000 है। अखिलेश सरकार ने जाते जाते छठे वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम वेतनमान 8470 किया था। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो शपथ ग्रहण की तो अनुदेशक से 1470 रुपया की रिकवरी की गई। ये शायद मेरी निगाह में उत्तर प्रदेश में पहली कहानी होगी, किसी को दिया गया वेतन उससे रिकवरी किया गया बिना किसी बिगाड़े हुए काम के। वाकई किसी शिव कुमार जी, मैं इस पर जोर देने के लिए आपको रोक रहा हूं कि कर्मचारी से वेतन की रिकवरी, जो वेतन दे दिया गया, फिर उसको वेतन क्या बोला जाए, उसको मानदेय क्या बोला जाए? मानदेय, सम्मान में देय। उस राशि को अगर हम छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, तो सरकार किसकी है? सरकार जनता की है या किसकी है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जी शिव कुमार जी, थोड़ा संक्षेप में अपनी इसको बात को बनाएंगे, बस हम आगे पैनल को बढ़ाएंगे। बस मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में और इस देश की जनता से मैं अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से प्रमुखता से, कि जब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी वोट मांगने वाला उम्मीदवार आपके दरवाजे पर आए तो उससे एक सवाल कर लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का कोई रोड मैप लेके आए हो। वो कहे यस तो वोट दे देना, वरना मेरी ये 3 महीने की जो अनवरत मेहनत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी।
उसी व्यक्ति को वोट देना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये 3 मुद्दे अगर आपने हमारे सपोर्ट कर दिए तो मैं समझूंगा कि मेरी 3 महीने की मेहनत वसूल हुई है। चूंकि मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जब आप फोन पे मेरे से रोते हो, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा प्रेम कुमार जी, कि एक दिन एक फोन आता है, एक व्यक्ति बीपीएल का इसी भर्ती में शामिल व्यक्ति था, उसकी बेटी ने सिर्फ उससे 10 रुपया मांगे तो उसने उसे 2 झापड़ मारे थे, और 2 झापड़ मार के जब वो वहां से चला तो बेटी रो पड़ी थी और उसने सवाल किया था कि जब आपके पास 10 रुपए नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया। सोचिए कि उस 10 वर्ष की बच्ची को ये कैसे लगा कि मेरे बाप के पास 10 रुपए नहीं है और मुझे पैदा करने का मेरे बाप को अधिकार नहीं था। कहां जा रहे हैं हम? बहुत गंभीर सवाल शिव कुमार मिश्रा जी, बहुत भावुक सवाल, और ये ऐसे सवाल है जिसने कि आपको झकझोरा कि आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और आप इसको इस ऊंचाई तक ले गए हैं कि आज ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में ये गूंजेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, और इसका श्रेय आपको शिव कुमार जी जाता है। लगातार अनुदेशक यहाँ लिख रहे हैं कि अनुदेशकों को नियमित करने की बात की जाए, और भी बहुत सारी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जिसको मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि डिबेट जो है आगे बढ़ नहीं पाएगी। आज के इस साथ में मैं जाऊंगा विक्रम सिंह जी के पास, लेकिन उससे पहले चूंकि हमने एक और विषय रखा है कि किसान भी नाराज हैं, हमारे बेरोजगार नौजवान तो हैं ही, नाराज किसान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में चौधरी सबित मलिक जी भी संघर्ष का प्रतीक है। चौधरी सबित मलिक जी के पास मैं आता हूं कि मलिक जी, क्या दिक्कत है? आपको तो किसान सम्मान निधि दिया गया, नीम कोटिंग यूरिया दिया गया, आपके लिए फसल बीमा योजना कर दी गई, आपने मृदा से संबंधित जांच की पूरे तरीके पैदा किए गए, न सिंचाई की कोई दिक्कत होनी नहीं दी, पानी तक पहुंचाया गया। दिक्कत क्या है? काहे का आंदोलन, काहे की परेशानी? आप क्या सरकार को परेशान करना चाहते हैं? प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं जो आप 2 मुद्दे उठाए हैं और शिव कुमार जी, दोनों लोग मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों मुद्दे अलग नहीं हैं, दोनों मुद्दे एक ही हैं। और इसमें हमारे विशेषज्ञ हैं, राहुल भाई जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, सभी लोग हम चर्चा कर रहे हैं और सभी लोग मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे शुभचिंतक हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये जो मुद्दे हैं ये किसान से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं, भारत की जनता का करीब 70, 75, 80% लोग गांव में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। और जो बेरोजगारी है वो किसान के ही बच्चे हैं। अभी आपने देखा होगा, कल मैंने आपको वीडियो भी डाली थी, आज सारे चैनलों पे चल रही है। शामली विधानसभा के कुडाना गांव में बीजेपी के विधायक आते हैं और नौजवान उनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं आप 5 साल बाद आए हैं, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे गन्ने का भुगतान कहाँ है, आपने आय दुगनी करने की बात की, वो कहाँ है। और ये खाली शामली में नहीं हुआ, कल की घटना है मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली विधानसभा में एक बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको वहां से भागना पड़ा। और सहारनपुर के अंदर एक विधानसभा में यही हुआ। जी, सारे किसान जो जुड़े हैं, सारे नौजवान बेरोजगार जो जुड़े हैं, सुन ले सबित मलिक जी को कि क्या फिजा बनी है, क्या फिजा बनी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जनता पूछ रही है अपने जनप्रतिनिधि को, जिसको उन्होंने चुन करके भेजा था, कि बताओ हमारी जो दुर्दशा है उसका जवाब दो। और जनता और नेता और जनप्रतिनिधि जो हैं, जो उनके वोट से चुनकर गए थे, उन्हें मुंह दिखाई नहीं बन रहा है। जी सबित मलिक जी, कंटिन्यू रखें। जी प्रेम कुमार जी, MY का एक समीकरण होता था जो सपा से जोड़ा जाता था, लेकिन MY का वो समीकरण अब बदल गया है। अब वो बीजेपी के विपक्ष में काम कर रहा है। और वो MY क्या है? महिला और युवा। अब इसका MY का मतलब हो गया है महिला और युवा। महिलाएं परेशान हैं, वो अपनी रसोई नहीं संभाल पा रही है, कहीं पर गैस सिलेंडर महंगा है, कहीं सरसों का तेल महंगा है, कहीं मसाले महंगे हैं। जो गृहिणी की रसोई थी उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका है और वो अपना घर नहीं संभाल पा रही है। और Y का मतलब युवा।
युवाओं को जो इन्होंने सपने दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आपको तमाम नौकरियां देंगे, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बैनर पूरी दिल्ली के अंदर लगाए हैं कि 4.5 करोड़ हमने रोजगार दिए हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि कोई भर्ती नहीं निकली है तो उसको पेपर आउट करा दिया गया है, और पेपर आउट कराकर बच्चों से इन्होंने जितना, मतलब जैसा अभी शिव कुमार जी कह रहे थे कि सम्मान निधि जितना उनको नहीं दिया होगा पैसा अनुदेवकों को, उससे ज्यादा इन्होंने फॉर्म भरा कर बेरोजगारों से पैसा वसूल लिया है। अगर आप उस पर सर्च करोगे जितने, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो सवाल हर जगह उठना चाहिए कि बेरोजगारों को नौकरी करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता है उनसे बार बार फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनसे पैसे सरकार लेती है उल्टा, और परीक्षाएं रद्द होती हैं, लंबित रहती हैं, उन पैसों का सूद खाती है सरकार। आखिर ये बेरोजगार से पैसा वसूली क्यों नहीं फ्री में एग्जाम की व्यवस्था होती है? क्या हमारी सरकार एग्जाम फ्री में नहीं करा सकती? लेकिन यह भी बहुत बड़ा सवाल है। सवित मलिक जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, पर एक सेकंड मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 सेकंड सुनो। प्रेम कुमार जी हैं और शिव कुमार जी हैं, राहुल जी हैं, विक्रम जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, सभी लोग इस पे एक ध्यान दें। अलग से सोचने की बात है कि जैसे ये किसी में 100 या 200 लोगों की भर्ती निकालते हैं तो उनका जो पूरे आजीवन का वेतन होता है, जो वैकेंसी निकाली जाती है, जो उसका पूरे जीवन का मतलब पैसा होता है, उससे ज्यादा पैसा आजकल ये फॉर्म भराने में ले लेते हैं, बेरोजगारों से इकट्ठा कर लेते हैं। अगर उतना पैसे का ये खाली ब्याज देते हैं, आंकड़ा तो थोड़ा कैलकुलेट करने वाला आंकड़ा है कि एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है। मैं विक्रम सिंह जी के पास अब आना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। आपने, देखने में जरूर लगता है कि आप सिर्फ अनुदेशकों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अनुदेशकों की प्रतिमूर्ति नहीं है। अनुदेशकों की पीड़ा लेकर आप सामने आए हैं, चूंकि आप उस संगठन के अगुवा हैं। लेकिन आपने दूसरे अलग अलग जो बेरोजगार हैं, जो नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जो उसमें फंसे हुए हैं, जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए आप एक उम्मीद बनकर खड़ा हुए, और आपके इर्द गिर्द सारे संगठन भी आवाज लेकर के सामने आए। ये महत्व है आपका, आप अपने महत्व को पहचानिए। और ये जो अनुदेशक की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस भाषा, उस जुबान आपने बेरोजगार नौजवानों को दी है, और इस दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों से साझा कीजिए, ताकि जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं वो सुने, जाने कि ये लड़ाई कितनी गंभीर है, जनता से जुड़ी है, और इससे बच करके आप वोट मांगने नहीं निकल सकते। विक्रम सिंह जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और पिता तुल्य आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का, और बड़े भाई आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर का, और भी जो 2 पैनलिस्ट बैठे हैं उन दोनों महानुभावों का भी बहुत बहुत आभार। आपने एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा लेकर आप आए हैं सर, बेरोजगारों की समस्या। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो युवाओं के दरवाजे पर जाकर, बेरोजगार के दरवाजे पर जाकर जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता था तो ये सरकारें जाकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके सांसद, इनके विधायक उनके धरना में जाते थे और कहते थे हमारी सरकार लाओ, हम इतना रोजगार देंगे। आप इनका 2017 का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को इन्होंने एक नया नाम दिया, संकल्प पत्र, और इस संकल्प पत्र में डालते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 70 लाख रोजगार देंगे। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, और जब सरकार बनकर आ जाती है तो कहते हैं स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यदि पकौड़ी तल रहा है तो वो भी रोजगार है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री, क्षण भर के लिए रुके, यहाँ पर मैं एक आंकड़ा आपके सामने शेयर करता हूं जो आपने बताया रोजगार को लेकर के कि सरकार ने जो वादे किए थे। देखिए, अभी ऑफिशियल आंकड़ा आया है, 5 साल पहले जितने लोग एम्प्लॉयमेंट में थे और 5 साल बाद आज जितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, 16,13,000 लोग कम हो गए हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट
16,13,000 5 साल में कम हो गए हैं। इसको हर साल बढ़ना चाहिए था। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ताजा आंकड़ा यह है कि देश की 84% आबादी जो है उनकी आमदनी घट गई। ये स्थिति पैदा हुई है। अगर इस सरकार ने लगातार नौकरियां दी होती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और उस स्थिति में लाने के जो रेट था, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट था उस समय, उस रेट को अभी तक बरकरार रखने के लिए सरकार को कम से कम 2 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, जो नहीं दे सकी। ये आंकड़ा ऐड करते हुए विक्रम सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दिलाई, इसलिए मेरे जुबान में आया कि जनता को ध्यान दिलाया जाए। दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन अब आप अपनी बात जारी रखें। आपने अच्छी बात कही सर। 16,13,000 16,13,000 का मतलब हुआ 16,13,000 परिवार। अब आप बताएं, उत्तर प्रदेश में यदि 16,13,000 परिवार बेरोजगार हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये मोदी और योगी की सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि जब वे सत्ता में नहीं रहते हैं तो बड़े बड़े लंबे लंबे सब्ज बाग दिखाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है। और ये सर कभी ये नौकरी देने का काम नहीं करते हैं, ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। हिंदुस्तान के आज 75 वर्ष आजादी के हो गए, ये पहली ऐसी सरकार है जो रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, रोजगार छीनने वाली सरकार है। इन सरकार को, इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को इनको रुलाने में तो मजा आता है। इनको लगता है इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जितना रुलाएगी, और हम अनुदेशकों के साथ देखिए, जब 3 अप्रैल 2016 की घटना में बताऊं सर, जब चुनाव का समय था, 3 अप्रैल 2016 को लखनऊ के झूलेलाल मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रैली करते हैं। उस रैली का नाम होता है अधिकार दिलाओ रैली, और उत्तर प्रदेश के लगभग 20 से 25 लाख कर्मचारी, संविदा कर्मी उस रैली में आते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप सबको नियमित करेंगे। हम अनुदेशकों को भी नियमित करने का इन्होंने बात कहा था। और इस प्रदेश के, इस देश के गृह मंत्री, तत्काल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। और जब 2017 में संविदा कर्मियों ने, इस प्रदेश के बेरोजगारों ने इनकी जब सरकार बनाई, तो इस सरकार जब आती है तो एक एक करके संविदा कर्मियों को, उन रोजगार की मांग करते हैं, उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम करती है, लगातार शोषण करने का काम करती है सर। और एक बात मैं आपको बताऊं सर, इससे पहले भी इस प्रदेश में बहुत सारी नियुक्ति हुई है, लेकिन नियुक्ति के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया उसके विज्ञापन में खर्च होता है। आप 10 नियुक्ति बांटते हो और करोड़ों रुपया का टेंट लगता है, बड़े बड़े तामझाम, बड़े बड़े। विक्रम सिंह जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जितना खर्च रोजगार देने में करते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया में होती है, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा खर्च उनके विज्ञापनों में हो जाता है। पानी की तरफ पैसा बहा दिया जाता है। ये बहुत सोचने का विषय है। हमने कुछ समय पहले एक खबर भी देखी थी कि जो सामाजिक बाल कल्याण विभाग हमारा है, उसने बाल कल्याण और महिला उत्थान के लिए जितना काम किया, उससे ज्यादा उसने विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। राहुल लाल जी इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें देंगे। हालांकि हमारे सामने धर्म संकट है, धर्म संकट यह है कि सुरेंद्र दुबे सर, जो कि अभिभावक तुल्य हमारे साथ इस संघर्ष में भी जारी रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल लाल जी हैं, जिनकी जो एड ऑन करने की जो क्षमता है और बताने की जो क्षमता है वो भी अनपैरेलल है। लेकिन मैं राहुल लाल जी आपसे क्षमा मांगते हुए सुरेंद्र दुबे जी को ही पहले बोलने का अवसर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 2-3 बातें आई हैं उसको वो इंटीग्रेट करके बहुत अच्छा से बताएंगे। कि एक तो चौधरी साबित मलिक जी ने 2 बातें और जोड़ दी कि किसान तो नाराज हैं ही, नाराज बेरोजगार भी हैं, लेकिन महिलाएं भी बहुत नाराज हैं और महंगाई के कारण नाराज हैं।
युवा तो नाराज है ही, और एमवाई का उन्होंने मतलब बताया। अब एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं हो गया, नहीं रह गया, अब उसका मतलब महिला और युवा हो गया। ये बातें कही जो विक्रम सिंह जी ने बात कही कि इस प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में जो खर्च होता है उससे ज्यादा विज्ञापनों में खर्च हो जाता है। इन तमाम बातों को जोड़ते हुए, देखते हुए आप मार्गदर्शन कीजिए। आपकी बात राजनीतिक दल भी सुनेंगे। आप बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, और मतदाताओं को बताएं कि अब उनके लिए क्या विकल्प बचा है। देखिए प्रेम कुमार जी, बेरोजगार नौजवान और नाराज किसान, ये आपका आज मेन टॉपिक है, और इसमें पूरा प्रदेश या पूरा देश आ गया, कुछ बचा नहीं। और मैं शुरुआत इसकी करूंगा किसानों के आंदोलन से, क्योंकि इनके आंदोलन से जो ये युवक हैं, इनको सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे होता है। क्योंकि सरकारें देखिए हमेशा ऐसे ही संवेदनहीन होती हैं, और अगर आपके लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल देती है। साल भर जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन चलाया, मुझे लगता है दुनिया में कोई आंदोलन इतने संकट में और इतने सशक्त रूप से नहीं चला होगा। ये हमें शिक्षा भी देता है हमारे समाज को कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, हमारी कोई भी डिमांड हो, लेकिन अगर हमारा इरादा ठीक होगा। के आंदोलन का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी अभूतपूर्व तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ शिखा पॉल महिला होते हुए पानी की टंकी पर चढ़ करके उस आवाज को बुलंद कर रही थी, जो आवाज और तमाम लोग उठा रहे। मैं आ रहा हूं। अभी जैसे बताया संबित जी ने कि तमाम जगह जो सत्तारूढ़ दल के लोग जा रहे हैं वो भगाए जा रहे हैं, और शायद लोकतंत्र में यही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। जो एक नोटा का अधिकार दिया गया, मैं उसको निगेटिव अधिकार मानता हूं। ये तो चाहते ही आप नोटा करें, घर पर बैठे रहे, इनका काम चलता रहे। तो ये जो आप इस तरह के लोगों को समाज में घुसने न दें, उनको लगातार आईना दिखाते रहें, और ये काम विक्रम सिंह और इनकी तरह जो अन्य लोग वो भी कर रहे हैं। इनके पास भी अब जो लोग आ रहे हैं तो इनको भगा दे रहे हैं। अब कहाँ है आप बताइए। मैं लगातार इन लोगों से कहता रहा कि जो भी आए उससे पूछे कि आप हमें नौकरी देने का क्या प्लान है आपके पास। ये जो महंगाई, आप हमको 200 रुपए लीटर तेल बेच रहे हैं, सरसों का तेल, आप हमें बताइए क्या रोड मैप है कि कब आप 100 रुपए पर लाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक जब तक एक समन्वित ढंग से लड़ाई नहीं होगी, हम जब किसान अलग होंगे, नौजवान अलग होंगे, महिलाएं अलग होंगी, क्योंकि हम एक क्लास है, एक क्लास रूलिंग क्लास है और दूसरा वर्किंग क्लास है। तो वर्किंग क्लास की समस्याएं एक है, उस वर्किंग क्लास को एकजुट होकर के अपनी बात उठानी पड़ेगी। हमने और शिव कुमार जी ने ये कहना चाहिए कि पहले तो 2 घंटे वही काम करते थे, अब जब से एक दूसरा शो हो गया तो 1 घंटा इधर आ जाते हैं हम लोग, और बहुत कठिन परिस्थितियों में इसको हम चलाते हैं। आज स्थिति ये है कि वो चैनल्स, जैसे आप लोगों को वो आतंकवादी और सिखवादी और तमाम विशेषणों से सम्मानित करते थे, वैसे इन लोगों को भी सब कहा जाता था कि ये सब विपक्ष के लोग, मिले हुए लोग हैं, भ्रमित लोग हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अपनी लगातार लड़ाई से सत्तारूढ़ दल को नंगा कर दिया। मुख्यमंत्री विधानसभा में जो बोल के गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। शिक्षा मंत्री रोज हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, जहां मैं रहता हूँ, आए दिन उनके घर के बाहर पुलिस लगी रहती है और ये लोग धरना प्रदर्शन देते रहते हैं, और वो रोज झूठ बोलता है कि नहीं मैं आज काम कर दूंगा, कल काम कर दूंगा। तो वो दोनों की स्थिति एक, मैंने तुलना इसलिए की कि दोनों का संघर्ष एक है। आप अपनी खेती बचाना चाहते हैं, ये अपनी नौकरी पाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। आज बचाने का भी संघर्ष, एक तीसरा संघर्ष भी है।
कोरोना की वजह से, जिसके और अभी कोई बात नहीं, और चुनाव बाद आएंगे इसके आंकड़े। एक तो इस सरकार में आंकड़ों का एक ऐसा खेल हो गया है कि आंकड़े अब बताते ही नहीं है, बताते तो झूठे होते हैं, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि अगर ये सही आंकड़ा भी बताते तो हम लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यार ये सही बात तो कर नहीं सकते, इन्होंने सही कैसे बता दिया। तो इस जब डाउट ऑफ क्रेडिबिलिटी में कोई सरकार नहीं चल सकती। हम जनता है, लोकतंत्र है, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी बात पर हम विश्वास कर सकें, जो अगर हमको कहे कि हम ये काम करेंगे तो हम माने करेगी। ये विश्वास जगाने के लिए आप एक राह बता रहे हैं मतदाताओं को कि हमें एक ऐसी क्रेडिबल सरकार की ओर जाना होगा जिसकी बातों का भरोसा हो सके, जिनके आंकड़ों पर हम भरोसा कर सके, जिनके सामने, जिनके मंत्री के पास अगर हम जाएं तो जैसा कि आपने बताया कि रोज झूठ बोलते हैं, वैसे लोग ना हो सरकार में, वो सच बोलने वाले लोग हों। अब मैं राहुल लाल जी के पास रुक कर रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल लाल जी, इंतजार जरूर आपको करना पड़ा, लेकिन आप बहस की गंभीरता को देख रहे हैं, उनसे उसके स्टेक होल्डर्स को देख रहे हैं, सब अपने अपने स्टेक होल्डर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप भी समाज के और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से स्टेक होल्डर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इस पूरे जो उत्तर प्रदेश में घटना जो स्थिति है, हम तो एक तरफ देखते हैं राहुल जी के उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016 में 17% बेरोजगारी थी, और योगी जी की सरकार में 5% कर दी। भाई ये क्या आंकड़ा है? आप ये देख रहे हैं कि बनारस जो है अब एकदम स्वर्ग हो गया, क्योटो हो गया, अयोध्या जो है मॉडल बन गया। तो इन सब, एक तरफ ये सारे दावे हैं, और दूसरी तरफ आप वो पीड़ा चौधरी सबित मलिक जी से सुन रहे हैं, विक्रम सिंह जी से सुन रहे हैं। शिव कुमार मिश्रा जी ने बताया कि कैसे लोग उनको हृदय से रो रो करके बता रहे थे जब इन्होंने उनकी आवाज उठाई। ऐसी स्थिति में आप क्या विश्लेषण रखते हैं? मतदान का वक्त है, कौन जीतेगा यूपी का मैदान, कैसे लड़े मतदाता अपनी लड़ाई? प्रेम जी, सबसे पहले तो इस गंभीर विषय को उठाने के लिए आपको शुक्रिया। और जिस तरह से शिव कुमार मिश्रा जी और सुरेंद्र दुबे जी और विक्रम सिंह जी, इन लोगों ने जो है कि बेरोजगारों के मामले को उठाया है, तो वो बिल्कुल वंदनीय मामला है। और चौधरी सबित मलिक जी के साथ तो मैं तमाम चैनलों पर रहता था, लगातार उनको आतंकवादी कहा जाता था, फिर भी मजबूती के साथ किसानों का मामला वो उठाते थे, वो धन्यवाद के पात्र वो भी हैं। देखिए, इस समय अगर सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी के मामले पे आता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है, और एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा है। देखिए, लोग रोजगार करेंगे तो दो सेक्शन है उनके पास। एक तो देखिए, वो या तो वो सरकारी नौकरी करने जाए, सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है कि आप एक तरह से अस्थायी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, और जो मानदेय वाली व्यवस्था है उसमें उन लोगों के साथ किस प्रकार का बुरा व्यवहार हो रहा है, और वो बिल्कुल रुलाने वाला जो व्यवहार हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। अगर वहां से लोग परेशान निराश होके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाहर में पकोड़ा बेचना भी, जो बेचने का भी आप काम कर सकते हैं, वो भी एक रोजगार है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो रोजगार भी आपने लोगों से छीन लिया है। रेहड़ी पटरी से संबंधित रोजगार, जो असंगठित क्षेत्र का रोजगार था कि लास्ट में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, आज के समय में ना तो उत्तर प्रदेश में, ना तो देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो भी स्थिति आपको उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में बात करनी है, जिस समय उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट क्या था? उस समय उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 12% पे था उस समय, और लोगों की आकांक्षा यह था कि आप 12% के ग्रोथ रेट को 24%, 30% करेंगे। देखिए, ग्रोथ रेट से बहुत बड़ा चीज जुड़ा हुआ है, रोजगार का मामला। इस सरकार के बीच में जो औसत ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा? 1.95%, यानी 2% भी ये ग्रोथ रेट नहीं ला पाई। तो फिर इनका विकास का समुद्र कहां? और ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं। और दुबे साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक तो सरकार ये आंकड़े जारी नहीं करती है, और जारी भी करती है तो बढ़ा चढ़ा के जारी करती है। तो ये जो 1.95% है, ये भी बढ़ाए हुए आंकड़े। सारे आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट अगर उसको जमीनी स्तर पर जोड़ा जाए तो वो 1% नहीं जाएगा। तो 1% के आसपास अगर विकास ग्रोथ रेट होगा तो आप कहां लोगों को नौकरी देंगे? तो ये इस पॉइंट को समझने की सबसे सख्त जरूरत है। राहुल लाल जी, हाँ
मुझे भी बीच में बोलने का मन कर जाता है। आशा है आप मेरी आदत को भी समझ रहे होंगे। मैं ये कहता हूं, जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि अखिलेश यादव जी की सरकार में 17% की बेरोजगारी थी और योगी जी की सरकार में वो 5% पर आ गई। तो इस बात की सच्चाई को मैं संक्षेप में आपको ध्यान दिला दूं कि अखिलेश जी की सरकार का जो वो आंकड़ा रखते हैं वो 2016 का रखते हैं। 2016 में 16.8% की बेरोजगारी दर पहुंच गई थी। लेकिन जब ये आपको अखिलेश सरकार जब विदा हो रही थी और योगी सरकार आ रही थी, उस समय क्या थी बेरोजगारी दर? उस समय वो 2.9 के स्तर पर थी। तो अखिलेश जी ने जब सरकार आपको सौंपी तब बेरोजगारी दर 2.9 थी। तो आप 2016 का उदाहरण क्यों रखते हैं? और आपके 2017 में 5% पर पहुंच गई, फिर भी लगभग दुगना तो हो गया। तो आंकड़ों का झूठ ऐसे भी रखा जाता है, इसकी पर्देदारी हम जो होती है उसके बारे में बोलते हुए मैं आपकी ओर एक बार फिर रुख करता हूं। राहुल लाल जी आप अपनी बात पूरी करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए देखिए, अगर जो अभी जो ताजे आंकड़े और आए हैं, जो आपने बताया, अभी उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो भी बड़े डरावने आंकड़े हैं कि 2016 में 38.5% लगभग जो है कि रोजगार करने योग्य लोगों की स्थिति में, और अभी वो 32% के आसपास आ चुका है। तो स्थितियां गंभीर है। देखिए, ये स्थिति में गंभीर क्यों कह रहा हूं बार बार, आप जब देखिए, जिस समय की महंगाई के आंकड़े और बेरोजगारी के आंकड़े दोनों एक साथ काफी ऊपर जो है कि बिल्कुल पहाड़ के चोटी की तरह दोनों आंकड़े बढ़े, तो फिर जनता की स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। यह स्थिति तब है जबकि इस समय हमारा आरबीआई लगातार कहता है कि भाई खुदरा महंगाई दर जो है वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो 5.5% पे है। और प्राय देखिए, अर्थव्यवस्था के भाषा में थोक महंगाई दर हमेशा खुदरा महंगाई दर से कम होनी चाहिए, लेकिन थोक महंगाई दर 13.5% पे, जो कि पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो आप लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, महंगाई का आलम है सामने में, तो महंगाई बहुत ज्यादा और लोग रोजगार में भी नहीं है। तो लोग बेरोजगार है, या फिर जो लोग रोजगार में है, चूंकि आपने कहा भी कि 84% लोग ऐसे जिनके की वेतन भत्ते में कमी हुई, यानी कि अगर वो नौकरी कहीं कर भी रहे हैं तो उनके वेतन में काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। तो ये स्थितियां हैं। तो इस जगह से निकलने के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और शिव कुमार मिश्रा जी और सुरेंद्र दुबे जी और जो विक्रम सिंह जी जो लगातार बेरोजगारी के मामले को उठाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, मैंने तमिलनाडु के आंकड़े देखे और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखे एक तरह से ग्रीन जॉब्स को लेकर। हमारे यहाँ पे अगर नगर निगम एक तरह से जो है कि भारत जो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, एक नगर निगम में अगर तमिलनाडु में एवरेज तौर पे 10,000 लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मिल सकता है, वहां पे 10,000 लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मिल रहा है। और यहाँ पे आपने नगर निगमों की स्थिति यह बना के रखी है कि उसमें आप 4-5 हजार लगभग कर्मचारी रख रहे हैं, और वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को रख रहे हैं, यानी जिनके वेतन भत्ता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी स्थिति जो हमारे नगर पालिकाएं हैं, एक नगर पालिका में तमिलनाडु में एवरेज तौर पे 2,000 लोगों को पूर्णकालिक नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 198 नगर पालिकाएं हैं। आप सोचिए कि कितने बड़े फिक्स रोजगार लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन हमारे सरकारों ने ना, तो देखिए आप जब वहां पे पूर्णकालिक रोजगार नहीं देंगे और हम लोगों के स्वास्थ्य की बात कहां से कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि इन सब मामलों पर भी आप देखिए कि लोगों के जीवन स्तर के साथ सरकारों ने किस तरह से गंदा खिलवाड़ किया है। किसानों के मामलों को लेकर देखिए, हम लोग 2016-17 से सुन रहे थे कि किसानों की आय जनवरी 2022 में डबल हो जाएगी, लेकिन आप उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2016-17 के बजट में आया था, अशोक दलवाई कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया था। प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि कैसे हम किसानों की आय को डबल करेंगे। उसके लिए कहा गया था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% करना पड़ेगा, और आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.5-3% से ज्यादा कभी 2014 से आज तक कभी रहा ही नहीं। आपका किसी क्वार्टर में 3%, 3.5% या 4% तक पहुंचता है। तो देखिए, आप सपने दिखाते हैं लेकिन काम किसी के लिए नहीं करते। तो ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, इन लोगों की स्थिति को डबल इंजन की सरकार ने अत्यंत दयनीय बना दिया है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को देखिए, अगर इससे निजात पाना है तो बहुत आवश्यक है कि इनको सत्ता परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। इस सरकार ने तमाम इस प्रकार के आंदोलनों को जिस प्रकार का व्यवहार किया है इन्होंने, देखिए किसान आंदोलन तो टिका रह गया, लेकिन उस आंदोलन को भी कितना शर्मनाक स्थिति में ला दिया। युवाओं को किस तरह से उन्होंने लगातार लाठी डंडों से लखनऊ में हम लोगों ने प्रत्येक दिन पिटते हुए देखा है। राहुल जी, आपने एक कहावत की याद दिला दी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बेरोजगारी बढ़ती चली गई और महंगाई भी उस पर
नीम का काम करती चली गई। तो मुझे यह भी बात याद आई कि मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि महंगाई तो अर्थव्यवस्था का श्रृंगार होती है। इस बात को आम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन बोलचाल की भाषा में यही है कि अगर हमारे पॉकेट में पैसा है तो फिर महंगाई असर नहीं करती। लेकिन नौकरी भी चली गई, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, आमदनी घट रही है, तो महंगाई जो है दुगने तरीके से हमारी परेशानी को बढ़ा देती है। मैं शिव कुमार मिश्रा जी के ओर आना चाहता हूं एक बार फिर। शिव कुमार मिश्रा जी, उन बेरोजगारों का, उन नौकरी खोज रहे नौजवानों का क्या होगा इस महंगाई की डबल मार के बीच? उस पर से पेट्रोल बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है, अभी आमदनी दुगनी होने की बात हो रही थी। किसानों पर भी मैं आऊंगा चौधरी समित मलिक जी के पास कि आमदनी क्या दुगनी होगी, क्या डबल होगी उनकी आमदनी? उनकी तो कृषि की लागत बढ़ती चली गई, बिजली महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, ट्रैक्टर भी महंगा हो गया, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, लेकिन उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो देने में भी नानी याद आ रही है, उसकी गारंटी भी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो शिव कुमार मिश्रा जी, ये जो डबल अटैक है, बेरोजगार कैसे झेलेंगे? प्रेम कुमार जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस सरकार पर आप सोचेंगे क्या। पहला मुद्दा, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र होता है, उसकी सैलरी 10,000 रुपया। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक नियुक्त होता है, उसकी सैलरी 7,000 रुपया। उसके बाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होता है, उसकी सैलरी 5,000 रुपया। ये है हमारे देश का शिक्षा का विकृतीकरण। चौंक जाते हैं शिव कुमार मिश्रा जी, आपके पैनल पर हमने उन विद्वानों को चौंकते हुए देखा है जो देश के लिए काम करते हैं, मैग्सेसे अवार्डी हैं। वो चौंक जाते हैं कि एक प्रोफेसर को इतनी कम तनख्वाह, शिक्षक को इतनी कम तनख्वाह, फिर ये तनख्वाह है, नौकरी है, क्या है? जी शिव कुमार मिश्रा जी। 100 रुपया लीटर आपने पेट्रोल का जिक्र किया। अनुदेशकों में, शिक्षा मित्रों में, शिक्षा मित्र तो उतना नहीं दूर जाते हैं, लेकिन अनुदेशक 100 किलोमीटर से ऊपर भी जाके सेवा करते हैं। एक महिला है बहराइच जिला की, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं लगता है, वो बेचारी 100 किलोमीटर जाती है 7,000 रुपया की सैलरी में। कह रही थी कि सर 7,000 रुपया से ज्यादा तो हमारा खर्च हो जाता है अप डाउन में, मुझे आशा है एक दिन हमें सरकार जरूर वेतन देगी। तीसरी चीज, अनुदेशक, चाहे शिक्षा मित्र, चाहे रसोईया, इन सबकी तनख्वाह तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी मानदेय बढ़ाया, जब डिबेट चालू की तो जाते जाते अंतिम सत्र में एक घोषणा की। और बड़ी हैरानगी तो इस बात पर है कि उस पर भी आज कोई भी अध्यादेश ये सरकार अभी तक जारी नहीं कर सकी। जो सुरेंद्र सर कह रहे थे कि पहले तो करते नहीं, और कर दे तो ये भरोसा नहीं कि होगा पूरा कब। सब अनुदेशक मैसेज लिख रहे हैं कि जो 2000 की सर घोषणा हुई वो मिला नहीं, दिसंबर चला गया, जनवरी में अभी कोई आदेश नहीं। ऐसे में अनुदेशिका लिख रही है कि सर जो 300 रुपया का सिलेंडर था वो 1,000 रुपया का हो गया है। अनुदेशक बेरोजगार या शिक्षा मित्र या संविदा कर्मी ही नहीं, पूरे लोग चपेट में आ गए हैं। और उसके बाद वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, उन्हें लाएंगे। हम तो ये बड़ी हैरानगी है, चूंकि मैं भी हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मैं ये नहीं समझ पाया। मुझे तो बुजुर्गों ने समझाया, आदरणीय सुरेंद्र सर ने भी समझाया कि त्रेता युग में राम आए थे, लेकिन इन बेरोजगारों को नहीं लाया कोई। इस पर कोई बात नहीं करेगा। इन्हें कहां से लाए हो? नहीं, ये नहीं आए, ये अपने आप पैदा हुए इस देश में। केवल आए तो भगवान राम को लाए हैं। ये भगवान राम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। कई सालों से उनका आप दोहन कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से जो खनन वाले रेत का दोहन करके मां गंगा को गंदा कर दिया, उसी तरीके से पिछले कई सालों से राम का दोहन आप वोट के लिए करते हो। राम लाए थे राम राज्य, और राम राज्य में यह था कि जब एक अयोध्या के निवासी ने
मां सीता के ऊपर कोई उंगली उठा दी थी तो भगवान राम ने उन्हें भी प्रत्यक्त कर दिया था। आपके ऊपर तो रोज उंगली उठ रही है, और आज तो आपने एक ऐसा भद्दा कमेंट पढ़ दिया है, उसे हमें कहने में भी शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री अब इतने नासमझ हो गए, कुछ भी बोल देंगे। ऐसे में इन रोजगार धारकों को रोजगार की जिम्मेदारी कौन देगा? तो फिर मेरा सबसे, भाई मैं आपसे थोड़ा समय लेता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब आपके दरवाजे पर आए तो एक ही सवाल होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करोगे तो नकार दो ऐसी सरकार को, नकार दो ऐसे लोगों को, मत कहिए। दरवाजे पर बोर्ड लगा दीजिए, सभी समर्थक, जो सभी दर्शक हमें सुन रहे हैं, तभी हम आपको जी दिला पाएंगे, और इसके लिए आप सबका हौसला चाहिए। और मैं सबसे एक बार पुनः अपील ये भी कर रहा हूं कि ये वीडियो जब लाइक शेयर करेंगे तभी ये बात आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से आप अपने वाले प्रोग्राम को करते हो ठीक उसी तरीके से सपोर्ट करिए। ये मुद्दा इतना गर्म हो जाएगा कि पूरा देश देखेगा मुद्दा गर्म में मुद्दा क्या है। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, सरकार, वोटर, जमीन से जुड़े मुद्दे ही इस पूरे प्रोग्राम में रहेंगे। जी, और जब इन सब पर बात करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी शिव कुमार जी, आपने जो ये बातें कही हैं, निश्चित रूप से दर्शक इसको सुन रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ जो पैनल में जो लोग बैठे हैं, हम सब डिफरेंट कई प्लेटफॉर्म्स पर भी बैठते हैं, और आप यकीन मानिए शिव कुमार जी, हर जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे जो हैं वो हमारी जुबान से खुद ब खुद निकल आते हैं। लगातार किसी भी चैनल में मैं बैठा हुआ होता हूँ, राहुल लाल जी बैठे हुए होते हैं, सुरेंद्र दुबे सर बैठे हुए होते हैं, साबित मलिक जी होते हैं, इनकी जुबान में ये शब्द आपने डाल दिए हैं, इस मुद्दे की ओर आपने ध्यान दिला दिया है, और हमारी वजह, हमारी जुबान में नहीं। मैं 2-3 दिन पहले, अभी वो प्रसारित होगा एबीपी न्यूज पे, संजय सिंह जी का घोषणा पत्र, उसमें मैं भी वहां था। संजय सिंह ने खुद से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का सवाल बयां किया, यहाँ की बेरोजगारी का सवाल बयां किया। क्यों? क्योंकि संजय सिंह जी भी आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सबका दर्द सुन चुके हैं। आपने तो राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपकी बात से उठाना चाहता हूं कि वो महिला जो 7,000 जिनको मिलता है और आने जाने में ही खर्च हो जाता है, इसके बावजूद वो नौकरी कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि एक दिन नियमितीकरण होगा, उनकी नौकरी परमानेंट होगी, और जो ये कष्ट का दौर चल रहा है वो एक दिन खत्म होगा। इस उम्मीद में वो ये सारे कष्ट जो है सहे जा रहे हैं। इस बात को विक्रम सिंह जी भी बढ़िया से महसूस करते होंगे, उनका भी मन कर रहा होगा बोलने का, मैं आऊंगा उनके पास। थोड़ी देर पहले विक्रम सिंह जी ने मेरे उन आंकड़ों पर कहा कि 16,13,000 लोग जो बेरोजगारी है बढ़ गई। सिर्फ इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है विक्रम सिंह जी, ये तो वो आंकड़े हैं कि 5 साल बाद भी 5 साल पहले जितने रोजगार थे तो 16,13,000 कम हो गए। लेकिन बेरोजगारी अगर समझना हो तो उत्तर प्रदेश के वर्कफोर्स का आंकड़ा निकालिए। 5 साल पहले जो वर्कफोर्स था, वर्कफोर्स का मतलब संक्षेप में ये है कि वो काम करने वाली आबादी जिनके पास योग्यता भी है और जो रोजगार खो भी रहा है, उनकी तब की का आंकड़ा और आज के आंकड़े में 3 करोड़ का फर्क पैदा हो गया है। बेरोजगारी 3 करोड़ बढ़ी है विक्रम सिंह जी, 16 लाख नहीं, 16 लाख तो फर्क है कि आपने कुछ किया ही नहीं, उल्टा रोजगार कम हो गया। अब मैं सबित मलिक जी के पास आना चाहता हूँ। सबित मलिक जी, कि हर बेरोजगार जो है किसान के ही तो बेटे हैं, आपने सही कहा, और बेरोजगार का जो दर्द है वो, और किसान की खेती जिस तरीके से महंगी हुई है, एक तो रसोई पर आफत है, किसान के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार के पास पैसे नहीं है, और इन सब के बीच में स्थिति इतनी खराब है कि आपको साल भर आंदोलन करना पड़ा है। इसके बाद आप क्या उम्मीद देखते हैं, क्या करना चाहिए? आप मार्गदर्शन कीजिए। देखो प्रेम कुमार जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ पूंजीपति लोग जो सरकार को अपनी मुट्ठी में लेकर घूम रहे हैं। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई,
हमारे अनुदायकों की और शिक्षा मित्रों की सैलरी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में जब पूरा वर्ल्ड मंदी से गुजर रहा है, हमारे कुछ उद्योगपति ऐसे जरूर हैं जिनकी डबल से भी डबल हो गई है। तो उनके ऊपर किसका आशीर्वाद है? इस सरकार का आशीर्वाद है। अभी शिव कुमार जी कह रहे थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया मुद्दा याद दिला दिया कि ये लोग जो हैं, जो वहां पर घटना हुई लखीमपुर में, उसको अपने बराबर में बैठाते हैं मंत्री को, उसको बर्खास्त नहीं करते हैं। रामराज का जिक्र ये कर रहे थे, उससे मुझे आया कि रामराज में सीता जी पे एक आरोप लगा दिया तो उनको तो चौधरी मतलब मलिक वनों में साहब, जाना पड़ा। आप क्यों नहीं लखनऊ मुख्यमंत्री आवास घेर लेते? क्यों नहीं घेरते? ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते कि टेनी को इस्तीफा देना हो? दिल्ली भी नजदीक है, क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री की आवास तक पहुंचते हैं कि टेनी को इस्तीफा देना होगा? अब तो बात साफ हो गई। टेनी बोला करते थे कि बेटा मेरे साथ था, वहां घटना स्थल पर ही नहीं था, और जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें वो उन पर मुकदमा चलना तय हुआ, जो कि प्रमाण मिले। तब भी किसान क्यों चुप है अपने प्रेम लोगों की कुमार हत्या जी, पर, पत्रकार की हत्या पर? प्रेम कुमार जी पहले दिन से इस पर किसान आवाज उठाता रहा है और अभी भी उठा रहा है। 21 तारीख से 24 तारीख तक लखीमपुर में फिर धरना चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन हम लोगों ने एक थोड़ा सा माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास जताया है और ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा। और इसको किसान तो उठा ही रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं, और मीडिया का भी एक तबका ऐसा है जो अब इसको उठा रहा है। अभी उसकी सुनवाई लगातार जारी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में ज्यादा किसान भी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से डिमांड लगातार रख रहे हैं। और 21 तारीख से 24 तारीख तक लखीमपुर में फिर एक अस्थायी धरना चल रहा है, और जो यही मांग कर रहा है कि इसको हटाया जाए। लेकिन इसको हटाने का ना कारण हमको जो लगता है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव लगते हैं, वोट बैंक की राजनीति लगती है। इनको लगता है कि इनको हटाने से जो उस वर्ग का मतदाता है वो उनसे रुष्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या ऐसी जरूरत है? क्या रोचक कमेंट आया, उस कमेंट का जिक्र कर दूं, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मेरे नाम से लिखा कि रसोई तो महंगाई खा गई और खेत में फसल जो है सांड खा गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। मैं बताऊं, हम लोगों की ये हालत है कि रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक किसान खेतों में जाता है और निगरानी रखता है, महीनों निगरानी रखता है, लेकिन एक दिन अगर चूक गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब पूरी फसल अगर नष्ट हो गई तो किसान क्या करेगा? आपने देखा होगा, आज का मुद्दा है, रात का मुद्दा है कि दौसा में एक किसान था, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। आज का मुख्य मुद्दा है ये। और उसने 3,47,000 का कर्ज लिया था बैंक से 2017 में, जो बढ़कर 7 लाख कुछ हजार हो जाता है, और उसकी 2 करोड़ से ऊपर की जमीन मात्र 49 लाख रुपए में नीलाम कर दी जाती है। और इत्तेफाक से उस जमीन के अंदर ही उसका घर भी है, वो घर भी नीलाम हो जाता है, और वो परिवार 2 घंटे के अंदर घर और जमीन छोड़कर सड़क पर आ जाता है। तब किसान संगठन आवाज उठाते हैं, वहां जाते हैं, तब जाकर आज वो कैंसिल हुआ है। और उसका असर ये हुआ है, किसानों की एकता का असर ये हुआ है कि आज पूरे राजस्थान में आदेश हो गया कि अगले मतलब कोई कार्रवाई तक, अगले आदेश तक किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। तो यह आंदोलन जो हमने 14 महीने 13 महीने किया है, इसका यह असर हुआ है कि आज हर पार्टी, हर राजनीतिक दल, हर चैनल किसान की बात कर रहा है। और हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का भला होगा। तो हम चाहते हैं कि जो ये लोग भी हमारे भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम इनके भी साथ खड़े हुए हैं और सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसान परिवार और मजदूर परिवार से ही आते हैं। जी जी, चौधरी सबित मलिक जी, आपने जो उदाहरण रखा जिस पर मीडिया चर्चा कर रही है, वाकई ये जिंदगी का सवाल है।
हम थोड़े से लोन लेते हैं और उसके बदले में आप हमारी पूरी जमीन छीन लेते हैं, हमें बेघर से बेघर कर देते हैं। ऐसा लोन लेने का सिस्टम ही क्यों रखा है जो हमसे हमारी जिंदगी छीन ले? ये बहुत बड़ा सवाल है सबित मलिक जी। प्रेम कुमार जी, अगर किसान को उसकी फसल का दाम और समय पर भुगतान मिल जाए तो उसको लोन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं, हम आपको लोन दे रहे हैं। अरे हमारा फसल का दाम सही टाइम पर दिला दो और उचित मूल्य दिला दीजिए। अब ये कहते हैं इतने करोड़ भुगतान कर दिया, इतने करोड़ कर दिया, जैसे अभी कह रहे थे प्रचार पर पैसा कर दिया, लेकिन गन्ना किसान का पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, पिछले वर्ष का। मैं आपको रोकूंगा जरा, चूंकि अब टाइम भी मैनेज करना है। मुझे विक्रम सिंह जी के पास मैं अब जाता हूं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, एनपीए 10.5 लाख होकर पूंजीपतियों का यूं ही माफ कर दिया जाता है और यहाँ किसानों की जमीन बेच दी जाती है। विक्रम सिंह, आप निश्चित रूप से इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, लेकिन सुनने में भी आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये आनंद इसलिए है क्योंकि हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, हम संघर्ष में जीत की बात कर रहे हैं, हम राजनीति को अपने एजेंडे पर चलाने की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारों का एजेंडा है, जो किसानों का एजेंडा है, जो हर जरूरतमंद का एजेंडा है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा हम नहीं चला रहे, हम जरूरत की बात कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों की बात कर रहे हैं। जी विक्रम सिंह जी। सर, हम एक और नई बात आपको बताएंगे कि ये सरकार किस प्रकार से बेरोजगारों और युवाओं को परेशान करती है। जैसे यदि गोरखपुर का कोई रहने वाला है, यदि किसी परीक्षा का फॉर्म भरता है तो उसको एक गाजियाबाद सेंटर दे देते हैं, बरेली सेंटर दे देते हैं, और बरेली का कोई लड़का यदि फॉर्म भरता है तो उसको सहारनपुर भेज देंगे, बस्ती भेज देंगे। तो इस प्रकार से युवकों को, बेरोजगारों को ये सरकार तरह तरह की स्थिति बनाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का करती है संविदा कर्मियों को। विक्रम सिंह जी, आपकी बात से मेरे मन में आ रहा है, जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं और उसमें जो गड़बड़ियां होती हैं, वैसे मामलों में तो उन लोगों को भी स्टेट से दूसरा स्टेट भेज देना चाहिए। जब हम बेरोजगार से सरकारी की अपेक्षा करते हैं कि परीक्षा में बेईमानी नहीं हो, अपने होम सेंटर मिलेगा तो बेईमानी होगी, इसी मकसद से तो होम सेंटर नहीं दिया जाता है। लेकिन बेईमानी जब ऊपर से हो रही है तो इस होम सेंटर को बदल के बरेली से गाजियाबाद या गाजियाबाद से गोरखपुर भेजने का क्या मतलब है? बहुत मजबूत सवाल उठा रहे हैं विक्रम सिंह जी आप। तो इस प्रकार से संविदा कर्मियों को और बेरोजगारों को सरकार 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। बड़े बड़े सर्जबान दिखाकर जब भी इनका कोई मुद्दा, बेरोजगारी की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करिए, तो ये हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, ये चाइना और पाकिस्तान की बात करेंगे, ये 80 और 20 की बात करेंगे। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करता है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप नारा देते हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, सबका विश्वास। तो किस प्रकार से आप विश्वास जीतोगे? आप न किसान का विश्वास जीत पाए, आप न युवाओं का विश्वास जीत पाए, आप न बेरोजगारों का विश्वास जीत पाए, आप न अनुदेशकों का विश्वास जीत पाए, आप न शिक्षा मित्रों का विश्वास जीत पाए, तो सिर्फ और सिर्फ तरह तरह की स्थितियां बनाकर एक किसी प्रकार से इनका प्रयास हो रहा है कि पूरे। विक्रम सिंह जी ऐसा कह रहे हैं, जो अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार किसी का विश्वास नहीं जीत पाई है, और जनता को भी ये हिंदू मुसलमान और दूसरे तमाम मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए। राहुल लाल जी, विक्रम सिंह जी से आप कितना सहमत हैं? मैं पूर्णतः सहमत हूं। जब मैं आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहा था तो मैंने इसके पोस्टर को कई सारे छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था, तो उन छात्रों ने मुझे यही चीज कहा था कि सर बनारस घर है, बिल्कुल बनारस से सीधे उठा के जो है कि एक सेंटर के लिए हम लोगों को गाजियाबाद भेज दिया जाता है, जैसे कि पर्यटन का सारा उत्तर प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय चलाने की जिम्मेवारी छात्रों को दे दी गई है। छात्र मजाक में ये बात बोलते हैं, तो ये तो देखिए कितनी बड़ी पीड़ा की स्थिति है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप अगर सरकार ही अपने सरकारी कर्मचारियों का, चूंकि देखिए जो अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनका एक तरह से शोषण हो रहा है। तो जब सरकार अपने ही कर्मचारियों का अगर शोषण करती है इस स्तर पे, तो फिर वहां पे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करेगा? कर्मचारियों के शोषण की स्थिति का मापदंड बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार के लोगों की होती है।
तो ऐसे स्थिति में इन क्षेत्रों में निजी कंपनियां और भी बहुत ज्यादा बेलगाम हो जाती हैं। वो तो आपको बस कुछ मिनट पहले ही आपको नोटिस देके कभी भी जो है कि बाहर फेंक देती है। तो यह स्थिति काफी गंभीर है, लोगों को समझना पड़ेगा इस मामले को लेके। और दूसरा चीज देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, चाहे किसान का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, मैं एक तरह से उस समय जनवरी 2017 का मामला था, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के सामने में छात्र काफी प्रदर्शन कर रहे थे और शाम में वहां पे एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें छात्र काफी संख्या में गए थे। तब उन्होंने कहा था कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालेंगे और भर्तियां बिल्कुल टाइम पे करेंगे। तभी संकल्प पत्र में दावा किया गया था कि 90 दिनों में भर्ती होगी, और कौन सी भर्ती उन्होंने 90 दिनों में पूरी की है? कोई भी भर्ती पूरी नहीं की है। तो जो विद्यार्थी जो तैयारी करता रहता है, वो तैयारी करने वालों की उम्र निकल गई, वो बेचारे अब तक नौकरी नहीं पाए। अब उनकी उम्र की स्थितियां जो है तो एक्सपायर कर रही है। इन पिछले 5 सालों में ये स्थितियां बनी। वो अपना घर के रहे ना घाट के रहे, वो कहां जाए उनको समझ में नहीं आता है। तो इस स्थिति में सरकारों को यह सोचना पड़ेगा कि आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अगर समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, तो फिर आखिर राज्य सरकार एग्जामिनेशन पे समय क्यों नहीं कंडक्ट करा सकती, समय पर वो परिणाम क्यों नहीं निकाल सकती? लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आप बेरोजगारों को, मैं विक्रम सिंह जी की बातों से सहमत हूं कि आप बेरोजगारों को केवल परेशान करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग नौकरी मांगने के लिए आए ही नहीं। तो यह स्थितियां बेहद थोड़े समय की भी सीमा है। मैं आखिरी कमेंट के लिए सुरेंद्र दुबे सर के पास जाता हूं कि ये जो राहुल लाल जी भी जो समस्या बता रहे हैं, वो समस्या छोटी नहीं है। जो विक्रम सिंह जी बता रहे हैं छोटी नहीं है। क्या बेरोजगारों को इस तरीके से इस स्थिति में ला दिया जाता है कि वो इलेक्शन के समय में थोड़े से पैसे के लिए उनके झंडे उठाएं? क्या ये बेरोजगार इस मौसम में कुछ पैसे कमा ले, इसीलिए उनको ये स्थिति पैदा की जाती है? और क्या ये समय ऐसा नहीं है जब इन पैसों के लालच से बचने का ये समय है कि हम झंडे नहीं उठाएंगे, हम तो जवाब देंगे, हम जवाब देंगे उन बातों का जो उन पर बीती है? जी सुरेंद्र दुबे जी। देखिए, राहुल जी की मैं बात को गंभीरता सुन रहा था। हाल के कुछ समय से चूंकि इनसे स्क्रीन की मुलाकात हो जाती है, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हम ये वोटर सही मुद्दों पर वोट डालना नहीं शुरू करेगा, उसकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अगर हम वोट मंदिर के नाम पर देंगे तो फिर आप हमसे नौकरी की बात मत करिए। अगर हम वोट कब्रिस्तान और शमशान की बाउंड्री बनवाने के नाम पर देंगे तो फिर आप पेट्रोल और सरसों के तेल की बात मत करिए कि महंगा हो गया। और ये सरकार चूंकि इस बात को समझ चुकी पिछले 7 साल में, और इस नतीजे पहुंची है कि यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको किसी न किसी हिंदू मुस्लिम मामले में फंसाते रहो। और उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ है, जिनके बारे में इतिहास कभी लिखेगा तो अब क्या लिखेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लिखेगा कभी। हर गंदे आदमी का भी इतिहास लिखा जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी आज मैं देख रहा था कि अब कुछ नहीं बन रहा है, सरकार असफल हो गई है हिंदू मुस्लिम करने में। तो एक तौकीर रजा के बात को लेकर के अब शुरू किया गया है कि हिंदू मुस्लिम कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि अगर वोटर ये समझ ले कि हमें अपने अर्जुन की तरह हमारी दृष्टि जो है मछली की आंख पर होनी चाहिए कि हमें कौन रोटी देगा, कौन हमें महंगाई से बचाएगा, कौन हमारे लिए मकान बनाएगा, कौन हमारा एक सामान्य जीवन करेगा, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार की हैसियत नहीं है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। लेकिन हमारी दिक्कत है कि हम बह जाते हैं इनके नारों में और नारों अपने जीवन को नारकी बना लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी गलती है हम लोगों की, और हमें अपने में सुधारने की जरूरत है। जब हम अपने में सुधार कर लेंगे तो फिर इनको सुधार लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन पहले हमें अपने को सुधारना होगा कि हमें वोटिंग पैटर्न अपना बदलना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि हमें किसको वोट
सर कह रहे हैं, हमें किसी रजा के बात पर डिबेट नहीं करनी है, हमें किसी अपर्णा यादव की डिबेट से कोई मतलब नहीं है, हमें उस पर फोकस करना है जो बेरोजगार नौजवानों की बात करे, जो नाराज किसानों की बात करे, जो उनकी परेशानियों को दूर करने की बात करे। जब मतदाता अपना पैटर्न इस दिशा में ले जाएगा तो राजनीतिक दल मजबूर होंगे कि वो झूठे वादे नहीं करेंगे, और जो वादे करेंगे उन पर उनको अमल करना पड़ेगा। इसी संदेश के साथ इस डिबेट को आज हम यहीं पर समापन करने की अनुमति चाहते हैं। शिव कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। चौधरी सबित मलिक जी, विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र दुबे सर, राहुल लाल जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। अगले दिन अगले विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।